तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में क्या है कि पिछले कुछ समय में जो मार्केट में इवेंट्स हुए हैं, जो स्मॉल कैप, मिड कैप और एसएमई स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है, तो उसके बाद ये एक तो हुआ क्यों? दूसरा, उसके बाद क्या कुछ अट्रैक्टिव बेट्स हमें निकल के आ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, फ्रेश एंट्री करने के लिए, जो भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कुछ नए-नए स्टॉक्स हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत होगी। इसके अलावा मार्केट को हमें कैसे देखना चाहिए और हमारा स्टॉक पिकिंग को लेके क्या अप्रोच होना चाहिए, इन सब चीज़ों में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, मार्केट में जो गिरावट हुई, सबसे पहले उसका रीज़न समझते हैं। तो देखिए, जो हमारा मार्केट का इंडेक्स है निफ्टी निफ्टी 50, उसमें तो कोई गिरावट नहीं हुई है। गिरावट मेनली हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप में और एसएमई स्टॉक्स में, जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, उन सब कैटेगरीज़ में गिरावट हुई है। और सारे में ही गिरावट हुई है ऐसा नहीं है। मतलब गिरावट तो सब में हुई है, बट जो 30%, 40%, 50-60% भी जो गिरावट हुई है, वो सब में नहीं हुई है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स, एसएमई के स्टॉक्स आपको अभी भी ऐसे दिखेंगे जो कि 5-10% नीचे हैं, और इवन पिछले कुछ टाइम में वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ गए हैं। मतलब बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है उनके ऑल टाइम हाई में, मतलब ऑल टाइम हाई के करीब ही है वो। तो ऐसा क्यों है, हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो देखिए, मार्केट में जो गिरावट हुई है, उसका जो मेन रीज़न है वो एफआईआई जो है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने लगातार सेलिंग की है। उनका सेलिंग करने के पीछे क्या कुछ रीज़न है, ये तो वही जानते हैं, बट जो कुछ चीज़ें थोड़ी-सी निकल के आ रही हैं कि एक तो आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, साल डेढ़ साल से हमारा इंडियन मार्केट में कुछ खास रिटर्न बना नहीं है। ऊपर से रुपये की जो वैल्यू है डॉलर से हम कंपेयर करेंगे तो वो लगातार डिप्रिशिएट हुआ है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो डॉलर तो यहाँ इन्वेस्ट करता नहीं है, डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करता है। उसके बाद वो अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले जाएगा, तो रुपये को वापस से डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अब ऐसे में क्या है कि रुपये की वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट हो रही है, तो उसे रुपये को जब डॉलर में कन्वर्ट करेगा वापस ले जाने के लिए, तो कम ही डॉलर्स उसके बनेंगे। तो अगर 5-6% से सपोज़ रुपये डिक्लाइन हो गया डॉलर के कंपैरिज़न में, तो 5-6% से उसका इन्वेस्टमेंट समझिए यहीं पे चला गया। इसके अलावा मार्केट से कुछ खास रिटर्न बना भी नहीं हमारे इंडियन मार्केट से। वहीं आप देखेंगे यूएस का मार्केट वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, और भी दूसरे कई मार्केट्स हैं जो कि अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो उनके लिए कोई इंसेंटिव बनता नहीं है। इंडियन मार्केट में वो तो इसीलिए आते हैं ना कि वो यूएस के मार्केट से कहीं ज़्यादा अर्न कर पाएँ, रिटर्न बना पाएँ यहाँ पे। बट हो रहा है उल्टा, एक तो यहाँ रिटर्न कम बन रहा है, ऊपर से रूपी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उनका इन्वेस्टमेंट भी डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये मोटा-मोटा फैक्टर है कि वो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के ले जा रहे हैं। ऊपर से हमारा कंजम्पशन में भी काफ़ी स्लो डाउन हुआ है, और इस स्लो डाउन का नतीजा ही रहा है कि गवर्नमेंट ने लगातार पहले तो इनकम टैक्स में कुछ छूट दी, रियायत दी, उसके बाद जीएसटी में भी कट किया। तो वो देखिए, गवर्नमेंट कभी भी टैक्स घटाती नहीं है, ये आप समझ लीजिए। टैक्स घटाने का मतलब है कि इकोनॉमी में कुछ तो दिक्कत, प्रॉब्लम हो गई है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स में लगातार कट्स दिए हैं अलग-अलग तरीके से। तो ठीक है, इसके बाद आगे चल के मार्केट रिवाइव करेगा, हमारी इकोनॉमी भी रिवाइव करेगी, कंजम्पशन में डिमांड आएगी। बट अभी के लिए चीज़ें ठीक नहीं है, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ से अपना लगातार फंड निकाल के ले जा रहा है। बट हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, वो भी लगातार अपनी एसआईपीज़ कर रहे हैं। हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके पास काफ़ी ढेर सारा एसआईपी का पैसा आ रहा है। वो भी लगातार मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट वो इन्वेस्ट हर किसी स्टॉक में नहीं कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसके जो हैवी वेट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि मार्केट उतना नहीं गिरा, बट कुछ जो स्मॉल कैप, मिड कैप, एसएमई टाइप के स्टॉक्स हैं, इनमें गिरावट हुई है। बट मार्केट में कुछ खास गिरावट आपको दिखेगी नहीं, वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो ये तो हो गया मोटा-मोटा रीज़न, जो मार्केट में स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स में जो गिरावट हुई है, उसका क्या कुछ रीज़न रहा है। अब हमें मार्केट को देखना कैसे चाहिए? तो देखिए, ये सारे इवेंट्स मार्केट में होते रहते हैं, और मार्केट में ये जो गिरावट हुई है, ऐसा नहीं कि हर एक शेयर्स की पिटाई हुई है। जो कुछ शेयर्स में या काफ़ी ढेर सारे स्टॉक्स में पिटाई हुई है, उसका कुछ रीज़न है, और कुछ स्टॉक्स में पिटाई नहीं हुई, वो केवल 5, 10, 12, 15% तक नीचे आए, वापस से काफ़ी कुछ रिकवर भी कर गए हैं। अभी मतलब मार्केट तो बेरिश ही है, बुलिश हुआ नहीं है। बट ढेर सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, एसएमई के स्टॉक्स देखेंगे आप, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी आ गए हैं। तो इसका कुछ रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखिए, मार्केट जो पी मल्टीपल देता है किसी भी शेयर को, किसी भी बिज़नेस को, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। वो आगे क्या कुछ ग्रोथ आने वाली है, उस उन ग्रोथ को लेके इन्वेस्टर्स में क्या कॉन्फिडेंस है, उसके अकॉर्डिंग पी मल्टीपल देता है। अब जहाँ अर्निंग्स की विज़िबिलिटी है, मतलब मार्केट को पक्का पता है कि हाँ, यहाँ ग्रोथ आने वाली है, वहाँ ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं हुई। जहाँ अर्निंग्स को लेके विज़िबिलिटी नहीं है, देखिए मार्केट जब थोड़ा बुलिश फेज़ में था, यूफ़ोरिया क्रिएट हो गया था, तो उसमें क्या था कि
कोई भी बिज़नेस मॉडल हो, किसी भी तरीके का कंपनी काम कर रही हो, अर्निंग्स में ग्रोथ आ गई या फिर उनके पास ऑर्डर बुक्स ढेर सारे हैं, अच्छी खासी ऑर्डर बुक है, उस पे भी स्टॉक चल रहा था, मार्केट ढेर सारा पी मल्टीपल दे रहा था। तो आप जैसे ईएमएस सेक्टर देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला सेक्टर, इसमें जितने भी बिज़नेस थे सब 100, 150 ऐसे पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे। तो सेक्टर तो अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट का लगातार सपोर्ट है और आगे भी ढेर सारी इसमें ग्रोथ आने वाली सेक्टर में। बट वो इतने हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था कि वहाँ से फिर कोई भी एक बुरी न्यूज़, एक नेगेटिव न्यूज़ वो पूरे सेक्टर की बैंड बजाने के लिए पर्याप्त था और हुआ भी। और ऐसे ही ढेर सारे सेक्टर्स हैं, कोई अ सोलर ईपीएस वाली कंपनी हो गई या फिर ये रोड्स कंस्ट्रक्शन करने वाली जो कंपनियाँ हो गई, इन सब में भी था कि पी मल्टीपल मार्केट बहुत ज़्यादा दे रहा था, जितना कि इन सेक्टर्स को पी मल्टीपल मिलता नहीं है। और ये कोई सेकुलर ग्रोथ वाले बिज़नेस भी नहीं है। आप ऐसे देखो कि जैसे सोलर या ग्रीन एनर्जी के सेगमेंट में काम करने वाली जो कंपनी है, गवर्नमेंट तो उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट का तो पूरा टारगेट है कि अपनी ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको ढेर सारा काफ़ी आगे तक ले जाना है इंडिया में। 2030 तक 500 गीगावाट ऐसे कुछ टारगेट है कि इतना एनर्जी हम ग्रीन सोर्सेज़ से प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए वो लगातार सपोर्ट दे रही है, पॉलिसी वैसी बना रही है, उनकी फंडिंग के लिए उन्होंने ढेर सारी कंपनियाँ बना रखी है, गवर्नमेंट ने फंडिंग भी प्रोवाइड करवा रही है। बट ये ऐसा कोई यूनिक बिज़नेस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है और आप देखोगे तो पिछले डेढ़ 2 साल में इतने आईपीओज़ आए, ढेर सारे आईपीओज़ आए, उसमें बहुत से आईपीओज़ ऐसे थे जो कोई ना कोई सोलर से रिलेटेड काम कर रहे हो। कोई मॉड्यूल बना रहा हो, कोई सोलर ईपीसी के बिज़नेस में हो। तो ये ऐसा काम है जिसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसी तरीके से रोड बनाने का काम है, तो इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई एक ही कंपनी 2-4 कंपनी पूरे देश का रोड नहीं बनाएँगी। उसमें बहुत से अलग-अलग लोकल लेवल पे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, छोटी-छोटी कंपनियाँ होती हैं, छोटे-छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। मतलब कोई एंट्री बैरियर नहीं है, बहुत सारे लोग ये काम करने चले आते हैं। जब बहुत सारे लोग ये काम करेंगे तो जो बिज़नेस है, जो प्रॉफ़िट है, वो तो सारे लोगों में डिवाइड होगा ना। तो इस तरीके से इस वजह से ये जो इस टाइप का सेक्टर है, इसमें जो काम करने वाले बिज़नेसेज़ हैं, पावर वाला सेगमेंट है, पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियाँ हैं, कोई ट्रांसफ़ार्मर बना रहा है, कोई ट्रांसफ़ार्मर ऑल लाइन्स बिछाने का काम करता है या उससे रिलेटेड कोई मटेरियल बनाता हो जो इस चीज़ों में यूज़ होता हो। तो ये कोई सेक्युलर ग्रोथ वाले सेक्टर्स नहीं हैं। तो इनको मार्केट ज़्यादा पी मल्टीपल भी नहीं देता है। बट चूँकि मार्केट में काफ़ी यूफ़ोरिया क्रिएट था तो इनको काफ़ी अच्छा पी मल्टीपल मिल रहा था। इन्वेस्टर्स किसी भी दाम पे खरीदे चले जा रहे थे। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स तो अ, साल, 2 साल, 3 साल हुआ होता है उन्हें मार्केट में आए हुए, तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इस वजह से कोई भी पी मल्टीपल वो मार्केट को इन स्टॉक्स को दे रहे थे। तो ये भी एक बड़ी रीज़न थी, तो इस वजह से जब करेक्शन का फ़ेज़ आया, तो इन्हीं में इन टाइप बिज़नेसेस में ढेर सारा बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ, मतलब 30, 40, 50 इवन कुछ-कुछ स्टॉक तो 60% तक नीचे आ गए हैं। बट इसके बावजूद भी जिन बिज़नेसेस में ग्रोथ आगे अच्छी आने वा अभी भी अच्छी ग्रोथ आई है और आगे भी अच्छी ग्रोथ आने वाली है, वो क्लियर एकदम विज़िबल है। वहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। हाँ, ऐसे कुछ बिज़नेस है जिन्होंने अभी तक तो अच्छा ग्रोथ दिखाया है, बट आगे क्या कुछ ग्रोथ आएगा ये क्लियर नहीं है, वो कॉन्फॉल वगैरह नहीं करते, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कॉन्फिडेंस नहीं इन्वेस्टर्स में कि ये जो ग्रोथ अभी लेके आए हैं, ये आगे भी लेके आएँगे कि नहीं। वहाँ पे भी थोड़ी पिटाई हुई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब किया क्या जाए? अब इस मार्केट तो ठीक है, अभी ऐसा है बट ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। आगे चल के बुलिश हो ही जाएगा। वो होने में हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, हो सकता है 6 महीने लग जाएँ, हो सकता है साल भर का टाइम लग जाए। बट चूँकि देखिए गवर्नमेंट लगातार टैक्सेस कट कर रही है। आरबीआई हमारी आके जो है मार्केट में सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ कर रही है लगातार। तो ये सब पैतरे इसीलिए किए जा रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी-सी लिक्विडिटी आए, मार्केट वापस से चलना शुरू करे। तो इस अब रिज़ल्ट तो एक दिन में आता नहीं है। आप कोई भी सीड ज़मीन में डालते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन वो पेड़ बन जाता है और आपको फल देने लगता है। उसको पौधा बनने में, वृक्ष बनने में और फिर फल देने में टाइम लगता है। तो ये चीज़ें जो प्रोसेस चल रहा है इसका आउटकम आने में, रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बट श्योर शॉट आउटकम आएगा। मार्केट ऐसे ही चलता है, कभी बेरिश होता है, कभी बुलिश होता है। बट जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, मतलब जिनके बिज़नेस आगे अच्छा करने वाले हैं, ये हमको समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है, वो अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही पहुँच गए हैं और मार्केट बुलिश होने से पहले ही वो नया ऑल टाइम हाई भी लगा देंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हमारा अप्रोच मार्केट में पहले तो आप अपना ये क्लियर कर लो कि आप मार्केट में आए क्यों हो? आपको मार्केट से उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? तो देखिए, हर एक बंदे का अलग-अलग एक्सपेक्टेशन होता है। अब किसी का 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो 15-16% का मार्केट से एनुअल रिटर्न बन जाए तो भी वो खुश रहेगा, इतना उसके लिए सफिशिएंट है। 100 करोड़ के पोर्टफोलियो में 15% का रिटर्न बनाता है तो उसका 15 करोड़ के आसपास का एनुअल गेन हो जाएगा, जो कि उसके लिए
सफिशिएंट होगा, तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, ज़्यादा इधर हाथ-पाँव नहीं मारेगा। वो एकदम जो बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं जिनका कि डिविडेंड ही 3-4% का हो जाता है, वो ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करके बैठ जाएगा। बट जो ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का पोर्टफोलियो है, और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनमें ज़्यादातर का तो पोर्टफोलियो ऐसा ही है जो कि लाख में ही, करोड़ में बहुत कम मेरे व्यूअर्स हैं जिनका भी पोर्टफोलियो है। तो 2, 4, 10 लाख वाले हैं। तो ऐसे जो इन्वेस्टर हैं उनको सही पूछिए तो उन्हें 30% 40% के सीएजीआर से मार्केट से रिटर्न बनाना होगा। और सपोज़ जो उनका इन्वेस्टमेंट का जर्नी होगा मार्केट में, सपोज़ 7 साल, 10 साल इतना तो मार्केट में आप रहोगे, तभी आपका कुछ बन पाएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि साल 2 साल में मार्केट से मेरा पैसा बन जाए, तो ऐसा मार्केट से होता नहीं है। जो ट्रेडर वगैरह हैं, जो ट्रेडिंग रिलेटेड कोर्सेज़ बेचते हैं, सिखाते हैं, ढेर सारे इन्फ्लुएंसर हैं ऐसे यूट्यूब पे, वो आपको ऐसे सपने दिखाएँगे कि 1 साल में जो है आपका 2 लाख जो है, 2 करोड़ बन जाएगा ट्रेड कर के, साल भर के अंत में आपके घर के आगे बीएमडब्ल्यू खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके का वो आपको सपना दिखाएँगे, बट रियलिटी में चीज़ें होती नहीं है। अगर आपने ऐसा पास्ट में किया होगा तो आपने फ़ील भी किया होगा कि इसमें आपका कुछ बनता नहीं है, बल्कि वो जो आपका कैपिटल है वो भी चला जाएगा। अगर आप नए-नए हो, अभी आप ये चीज़ें देख ही रहे हो, सीख ही रहे हो, तो आप ये चीज़ें करके आगे कुछ टाइम में समझ जाओगे कि ऐसे पैसा बनता नहीं है। मार्केट से जो रियलिस्टिक अप्रोच होगा पैसा बनाने का, कि आपका ठीक-ठाक कैपिटल बन जाए, तो 5-10 साल के टाइम फ्रेम में ही बनेगा। इतने समय तक आपको एटलीस्ट मार्केट में इन्वेस्टेड रहना होगा। साथ ही 30-40% के सीएजीआर से रिटर्न बनाना होगा। साथ ही आपको ये भी उम्मीद करनी होगी कि इस जर्नी में कम से कम 2-3 आपको ठीक-ठाक मल्टीबैगर्स मिल जाएँ, जो कि आपके कैपिटल को 10x कर दें। सपोज़ कोई स्टॉक ऐसा हो जिसमें आप 5 लाख डालते हो, जो कि 50 लाख बन जाए 3-4 साल में। दोबारा से वो 50 लाख किसी ऐसे बिज़नेस में डालते हो, जो कि फिर आगे 3-4 सालों में 10x हो जाए, 5 करोड़ बना दे, तो ऐसे करके आपका कैपिटल बनेगा। तो आपका अप्रोच अगर ऐसा रहेगा मार्केट में, तो इसके लिए आपको बिज़नेसेस भी ऐसे ही पिक करने होंगे, जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो ऐसे ही बिज़नेस होने चाहिए जो कि लगातार काफ़ी तेज़ी से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहा हो। और काफ़ी तेज़ी से अगर बिज़नेस को कोई एक्सपेंड कर रहा है, वो अब सपोज़ मेरा कोई बिज़नेस है या कोई भी एक्स वाई जेड बिज़नेस है, वो साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू करता है। अब 2 सालों में, अगले 2 साल में वो चाहता है कि अपना मैं सेल्स जो है डबल कर लूँ, मतलब 200 करोड़ का सेल्स कर लूँ। और प्रॉफ़िट वो 100 करोड़ का सेल्स करके मान लो 10 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट बनाता है। तो अब उसे 100 करोड़ से अपना जो सेल्स है अगले 2 सालों में 200 करोड़ बनाने के लिए अपने बिज़नेस में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने बिज़नेस की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो उसे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। रिटेलिंग वगैरह में है तो उसे अपने स्टोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस प्रोसेस में आप क्या सोच रहे हो कि वो 10 करोड़ लगा के उसका प्रॉफ़िट तो 10 ही करोड़ का बना है। वो 10 करोड़ को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करके अगले साल 100 करोड़ का सेल्स लेके चला आएगा, और मतलब अपने सेल्स को डबल कर लेगा 2 सालों में। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अपने सेल्स को डबल करने के लिए उसको बिज़नेस में काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना उसके पास है नहीं, केवल 10 करोड़ से काम नहीं बनेगा। उसे कहीं से डेब्ट लेना पड़ेगा, या फिर नए इक्विटी वगैरह क्यूआईटी वगैरह करके, इक्विटी डाइल्यूशन करके उसे और फंड रेज़ करना पड़ेगा। तो ये सब काम करके उसे और पैसा ले आना पड़ेगा और कैपिटल ले आना पड़ेगा, जिससे कि वो अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करे और अपने सेल्स को बढ़ाए। तो इस टाइप के जो बिज़नेस होंगे वही काफ़ी तेज़ी से आगे चल के एक्सपेंड कर पाएँगे। और जो एक्सपेंड कर पाएगा सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर पाएगा, वहीं आपका कैपिटल बनेगा, आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। अब कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे जो कि ट्राई तो करेंगे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, फंड रेज़ करेंगे, डेब्ट लेंगे, बट इस प्रोसेस में वो फेल भी हो जाएँगे। तो वहाँ आपका कैपिटल नहीं बनेगा। तो आपको ट्रैक करते रहना होगा कि ये सक्सेसफुली अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। जो सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट कर पाएगा, वहाँ आपका रिटर्न बन जाएगा, वो मल्टीबैगर बन जाएगा। बट मल्टीबैगर वही बनेगा जो ट्राई करेगा अपने बिज़नेस को तेज़ी से एक्सपेंड करने का। अब सपोज़ कोई ऐसा बिज़नेस है जो कि मैनेजमेंट के दिमाग में है कि हमें बस 10, 12, 15, 16% से अपने बिज़नेस को ग्रो करना है। तो वहाँ आपका मल्टीबैगर रिटर्न बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बिज़नेस ही तेज़ी से नहीं बढ़ने वाला है। जो लोग उस बिज़नेस को चला रहे हैं, उनका अप्रोच ही नहीं है कि अपने बिज़नेस को हमें तेज़ी से आगे ले जाना है। तो ठीक है, तो आप मतलब आपकी जर्नी में 2-3 मल्टीबैगर निकल जाएँ ठीक-ठाक, वो तभी हो पाएगा, जब आपका अप्रोच ऐसा हो कि हमें ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, जो कि काफ़ी तेज़ी से अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपका अप्रोच ऐसे होना चाहिए। तो पूरा समझाने का मतलब यही है कि आपके पास अगर 2, 4, 5, 10 लाख का कैपिटल है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच है, वो कैसा रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ निकल के आ रही हैं। तो देखिए, अभी मैं सिर्फ़ एफएमसीजी सेक्टर की बात करूँगा। तो एफएमसीजी सेक्टर में आप देखेंगे तो एक तो एचओएससी फूड्स है, जो कि ये हरिओम आटा चक्की नाम से अपने स्टोर्स लगाती है। इनका मैन्युफैक्चरिंग भी है गुड़गाँव, हरियाणा में। ये क्या है कि मेनली ज़्यादातर रेवेन्यू तो इनका आटा सेल करके आता है, गेहूँ को।
प्रोसेस करते हैं, पीस-वीस के उससे आटा बनाते हैं। अपने आउटलेट्स भी लगाते हैं, फ्रेंचाइज़ मॉडल पे। अपने आउटलेट्स लगाते हैं, उसके थ्रू रिटेलिंग करते हैं, और बी-टू-बी में भी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अलग-अलग किराना स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी अपना प्रोडक्ट ले जाके सेल कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट में भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी काफ़ी एग्रेसिवली ये प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस पे मैंने वीडियो भी पूरा डिटेल में डाला हुआ है, इनका कॉन कॉल भी, इनका बिज़नेस मॉडल भी मैंने समझाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो एक तो ये बिज़नेस है एचओएसी फूड्स का, जो कि काफ़ी तेज़ी से स्केल कर रहा है। इसके अलावा विंटेज कॉफ़ी का एक बिज़नेस है, आप देख सकते हो। विंटेज कॉफ़ी में भी क्या है कि मैनेजमेंट में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो कि टाटा कॉफ़ी वगैरह में पहले काम कर चुके हैं। करीब 15-20 सालों का इनके पास अनुभव है काम का। इन्होंने 2-3 साल पहले एक कंपनी एक्वायर करी और उसको रीबिल्ड किया एक तरीके से। तो इनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, ये बिज़नेस काम कैसे करता है, इस सब की इनके पास अच्छी खासी समझ थी। तो इन्होंने मशीनें वगैरह लगा के अपना प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दिए। अब ये कॉफ़ी बीन्स वगैरह जो है एक्वायर करते हैं, रॉ मटेरियल, और बल्क में, मेनली ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिज़नेस है। तो यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, रसिया हो गया, मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट किनको करते हैं? जो कि ये कॉफ़ी चेन ऑपरेटर्स हो गए मेनली, उनको ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका बिज़नेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनका जो नेटवर्क है, कनेक्शन है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसे है कि ये अपनी जब भी देखेंगे आप, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिस महीने में इनकी कैपेसिटी नई इंस्टॉल हो रही है, उसी मंथ में ये 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जा रही है। तो डिमांड तो इनके पास अच्छी है, मतलब इनके जो क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी ठीक-ठाक हैं, जो लगातार इनसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है। अब इसके अलावा इनके बिज़नेस में प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा है। अब ये रिटेलिंग में भी जा रहे हैं, इन्होंने अपना पैकेजिंग लाइन भी लगा रखा है, और ये छोटे-छोटे कंज्यूमर पैक्स में भी ला रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली ब्लिंकिट पे, शायद किसी की कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे, आई थिंक ब्लिंकिट पे ही अपना प्रोडक्ट भी लिस्ट कर रखा है। तो ये अब विंटेज कॉफ़ी जो है, ये कंज्यूमर पैक्स में भी जाएगा, यानी कि ये बी टू बी वाला जो बिज़नेस है, अब ये बी टू सी में भी जा रहा है। तो बी टू सी में जाने से क्या होगा कि इनको मार्जिन ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा जो अब ये नई कॉफ़ी की जो कैपेसिटी लगा रहे हैं, अपना ये कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें क्या है कि ये जो ज़्यादा प्रीमियम टाइप की कॉफ़ीज़ हैं, ये उसका प्लांट लगा रहे हैं। तो वहाँ से भी इनको मार्जिन ज़्यादा बनेगा। तो मतलब बिज़नेस में एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। मतलब इनकी जो कैपेसिटी है अराउंड 6500 एमटीपीए की है, जो कि 2027 फाइनेंशियल ईयर के एंड होने तक आई थिंक 18,000 या 20,000 एमटीपीए की कैपेसिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटी भी अगले 2 सालों में काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो उस कैपेसिटी से मार्जिन्स बनेगा, वो भी ज़्यादा बनेगा, जो अभी मार्जिन बढ़ रहा है, क्योंकि मार्जिन में भी लगातार इंप्रूवमेंट होगा। तो ये चीज़ें समझ में आ रही है, इसीलिए आप देखोगे विंटेज कॉफ़ी का भी स्टॉक जो है, आपको ऑल टाइम हाई के आसपास ही दिखेगा। इसमें भी कोई ख़ास गिरावट आई नहीं, इस तरीके से और सब बिज़नेसेज़ हैं, कोई 20%, कोई 30%, कोई 50% से नीचे आ गया। तो विंटेज कॉफ़ी को भी आप देख सकते हो। हाँ, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो में जो कुछ बता रहा हूँ, मैं बस अपनी बातें आप तक रख रहा हूँ। आपको अपने एंड पे एनालिसिस करना है, या आपका कोई स्टॉक एडवाइज़र है, उससे कंसल्ट करना है। उसके बाद ही जो है, कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीज़न लेना है। हाँ, एक और बिज़नेस है कृसवाल फूड्स करके। ये क्या है कि ये एक तो जो नट्स वगैरह होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये उनकी प्रोसेसिंग करके उसको रिटेल करते हैं। अलग-अलग टाइप से ई-कॉमर्स के थ्रू भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी रिटेल करते हैं। और रिसेंटली एक इन्होंने आइसक्रीम का ब्रांड एक्वायर किया है, मेल्ट एंड मेलो करके। तो ये उससे उसकी भी जो है, मतलब रिटेलिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेलिंग करते हैं। तो इनका नट्स और ये आइसक्रीम, ये 2 बिज़नेस हैं। अब अगर आप इनका डिटेल में कॉन्पॉल पढ़ेंगे, तो उसपे मैं बाद में एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूँगा। अभी शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि अगले 2-3 सालों में ये आई थिंक 3 साल के टाइम फ्रेम में, 2 साल या 3 साल के टाइम फ्रेम में, ये अपने रेवेन्यू का इन्होंने टारगेट दिया है। एक डायरेक्ट नंबर तो नहीं दिया है, बट जो कुछ इन्होंने बताया, उससे मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि ये 4x तक इनका रेवेन्यू हो जाएगा। और साथ के साथ इनका कुछ न कुछ मार्जिन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि अभी इनका जो आइसक्रीम वाला बिज़नेस है, वो ब्रेक इवन के पास पहुँचा नहीं है। बट आगे चल के वहाँ से प्रॉफिट्स बनेंगे और मार्जिन्स इम्प्रूव होंगे। तो ये बिज़नेस भी आप देख सकते हो, उसकी भी आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा मनोरमा इंडस्ट्रीज़, जो कि बी टू बी में है, ये क्या है कि कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो जहाँ-जहाँ कोकोआ बटर यूज़ होता है, मतलब आइसक्रीम्स में, सॉरी, चॉकलेट्स में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, और कुछ कॉन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं, जो खाने-पीने की चीज़ें होते हैं, उसमें यूज़ होता है कोकोआ बटर। तो ये कुछ अलग-अलग सीड्स, मैंगो, सॉल, सिया, ये सब की प्रोसेसिंग करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, फैट बनाते हैं, जिसको कि ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं।
तो जहाँ-जहाँ कोकोआ बटर यूज़ होता है, वहाँ पे ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट यूज़ होता है। अब यूज़ क्यों होता है? क्योंकि कोकोआ बटर जो है उसके प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। वो अराउंड 20,000 टू $25,000 पर टन के आसपास उसका रेट है। बट ये जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है, ये 5,000 टू $6,000 पर टन के आसपास है। तो रेट्स में काफ़ी वेरिएशन है। तो जब प्राइस में काफ़ी वेरिएशन है, तो उस वजह से क्या है कि जो भी इनका क्लाइंट है, वो कोकोआ बटर की जगह अगर कोकोआ बटर इक्विवेलेंट यूज़ करेगा अपने प्रोडक्ट में, तो उसका इनपुट प्राइस जो है वो काफ़ी नीचे आ जाएगा। उसको ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स मिलेंगे अपने जो प्रोडक्ट में। इस वजह से इसकी काफ़ी डिमांड है इनके प्रोडक्ट की। तो इनके प्रोडक्ट की एक तो डिमांड है, दूसरा इनका जो बिज़नेस मॉडल है, ये सीड्स जो है वो ट्राइब्स के थ्रू कलेक्ट करते हैं। अलग-अलग ट्राइब्स का इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। जंगल में ट्राइब्स होते हैं, तो उनका ट्राइब्स का नेटवर्क बना रखा है और जंगल से वो सीड्स कलेक्ट करके इनके कलेक्शन सेंटर तक ले आते हैं। बदले में उनको ये मनी ऑफ़र करते हैं, जो भी इनका तरीका हो, मतलब क्या रेट वगैरह है, जो भी हो। तो ये इस तरीके से क्या है कि इनका एक मोनोपोली क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये नेटवर्क बनाना कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। कई सालों में इन्होंने ये नेटवर्क बनाया है। तो एक तो ये इनके पास एडवांटेज आ गया कि ये एक तरीके से मोनोपोली हो गया। दूसरा, एक नेटवर्क बनाना, उसको ऑपरेट करना, ये इतना आसान काम होता नहीं है। तो इस वजह से पूरी दुनिया में कोई 2-4 3-4 लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो ये मनोरमा इंडस्ट्रीज़ कर रही है। और इनके प्रोडक्ट का लगातार डिमांड आ रहा है, इनके मार्जिन्स अच्छे बन रहे हैं। आप इनके मार्जिन देखोगे, एबिटा मार्जिन अराउंड 30% के आसपास है। तो कोई बी टू बी बिज़नेस आप जल्दी देखोगे नहीं जो कि 30% के एबिटा मार्जिन पे काम कर रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है और इसमें कॉम्पिटिशन कितना कम है। इस वजह से ये इतने अच्छे मार्जिन बना पा रहे हैं। तो आगे चल के इनका भी अच्छा खासा गाइडेंस है। अभी तक भी अच्छा ग्रोथ आया और आगे भी अच्छा ग्रोथ का इनका गाइडेंस है। तो ये कुछ बिज़नेस है जो आप देख सकते हो एफएमसीजी के सेगमेंट में। हाँ, एक और इस मार्केट में मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जिन बिज़नेस में गिरावट ज़्यादा है, आप उनसे दूर रहिए। उनमें गिरावट है तो कोई न कोई उसमें वजह है, इसलिए गिरावट है। और वजह यही है कि उनके जो आगे अर्निंग्स आएँगे, कितने आएँगे, अर्निंग्स में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, वो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है। और जहाँ ये चीज़ें क्लियर है, वहाँ गिरावट कम है। तो आप ऐसे बिज़नेसेस को देखिए जहाँ गिरावट कम हुई है। तो इससे काफ़ी काम आपका आसान हो जाएगा अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है। प्लस इसके अलावा आप मेरा जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वाला प्रोग्राम है, आप उसे भी ले सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। तो अगर आप उसे एक्सेस कर लोगे, आप अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में हमें कैसे अच्छे-अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। कौन-कौन से बिज़नेस मॉडल्स हैं जो कि सस्टेनेबल होते हैं, जिनको मार्केट ज़्यादा पी मल्टीपल देता है, जहाँ री-रेटिंग के भी आपको चांसेस मिलते हैं, जिससे आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनता है। तो ये सब चीज़ें आप उस प्रोग्राम से के थ्रू देख सकते हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।